देखो इसे भी समझ लो जाते जाते, जो इम्पोर्टेंट है कि बहुत, इसे बोलेंगे हम रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट, ये राज्यों का पुनर्गठन। जो आज के समय के राज्य दिखाई दे रहे हो तुम्हें, ये कैसे बने, ये भी बहुत बड़ी बात है। जब हम आज़ाद हुए, ताज़ा ताज़ा आज़ाद हुए थे हम, जब आज़ाद हुए थे, आज़ादी के समय की बात है, भारत के अंदर आज़ाद हुए हम 1947 के बाद। 3 प्रकार की इकाई थी पूरे भारत के अंदर। एक तो ऐसा क्षेत्र था जो ब्रिटिश प्रांत था, जहाँ अंग्रेज रहा करते थे, ठीक है, वो क्षेत्र। और अंग्रेज सारी जगह, एक जगह तो रहते नहीं होंगे, अलग अलग जगह रहते होंगे। तो जहाँ जहाँ भी अंग्रेज रहा करते थे पूरे भारत के अंदर, उसे ब्रिटिश प्रांत कहा करते थे हम, अंग्रेजी भारत कहा करते थे, देसी भारत। एक था हमारे पास देसी रियासत, ठीक है। कुछ वहाँ छोटे छोटे क्षेत्र के अंदर नरेश रहा करते थे, राजा रहा करते थे कि 10 15 20 गाँव होंगे, इनका मैं राजा हूँ, समझ नहीं पाते, वो देसी रियासत थी, तो उसे देसी रियासत बोल रहे थे। उसके बाद हमारे पास चीफ कमिश्नरी प्रांत था, हमारे पास चीफ कमिश्नरी प्रांत, इसे भी तो पूरा भारत कितने भागों में बटा था, 3 भागों में। एक तो हमारे पास ब्रिटिश प्रांत, देसी रियासत और चीफ कमिश्नरी प्रांत था हमारे पास, ठीक है। समय आया 1948 का, समझ में आती है। 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष उस टाइम पर हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उन एस के धर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया, ये पता कहाँ थी, संविधान सभा में, क्योंकि इस टाइम पे संविधान सभा काम कर रही थी। ये 1948 का समय, 1948 में बना एस के धर आयोग। पूछा जाएगा राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित बात करी थी ना, कि राज्यों का निर्माण कैसे होना चाहिए, सही बात है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे कैसे कौन कौन सा आयोग बना, इसकी कमेटियों के नाम भी पूछे जा, कमेटी बनी होगी उसका पूछा जाएगा, आयोग बना होगा तो तब भी पूछा जाएगा। आयोग तभी बनाया जाएगा जब किसी मुद्दे को लेकर बहुत सीरियस हो, तभी हमारे पास आयोग बनाया जा। इसलिए तो हमारे पास आयोग बना है। एस के धर आयोग क्यों बना है, एस के धर आयोग इसलिए तो बना ताकि हमारे पास जो राज्यों के पुनर्गठन को समझाया जा सके, समझ में आया। यार बहुत लेट आओ तुम। चलो क्या समझ रहे हम, आज हम समझ रहे कि यार राज्यों का जो पुनर्गठन हो कैसे हो। चैप्टर का नाम देख लो हमारे पास क्या, ये रहा चैप्टर देख लो, राज्यों का पुनर्गठन, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट। समझ में आई बात क्या, राज्य को कैसे रिकॉग्नाइज किया गया, मतलब कैसे उसको पुनर्गठित करा गया, दोबारा कैसे राज्य बनाए, कैसे आज के समय के जो 28 राज्य दिखाई दे रहे हो तुम्हें, यानी कैसे बने होंगे, ये सोचने वाली बात है हमारे पास आज के समय के। इसके पीछे का इतिहास क्या रहा, खासकर उसके पीछे पेपर में क्या सवाल आने वाला, खासकर उसके पीछे जो आयोग के नाम लिखे हुए ना वे आने वाले, पहले हम समझ लेंगे, फिर जो आयोग के नाम वहाँ पेपर में पूछे जाते हैं तुम्हारे याद करवा देंगे भी साथ साथ करते हुए कि कौन सा क्यों बनाया गया था, पहले समझना हो, उसके बाद देखेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। समझ में आई बात। या तो स्वतंत्रता की आज़ादी के समय पूरे भारत के अंदर 3 प्रकार के राज्य दिखाई देंगे। तुम राज्य पूरा भारत 3 भागों में बटा हुआ था। एक तो हमारे पास एक भारत को हम कहते थे ब्रिटिश भारत को हम अंग्रेजी भारत भी कहते थे, जहाँ अंग्रेजों का शासन था, जहाँ अंग्रेज रहा करते थे जिस क्षेत्र के, वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कुछ भी कहीं भी हो सके पूरे भारत के अंदर, जहाँ जहाँ अंग्रेजों ने अड्डा जमाया हुआ था, जहाँ जहाँ उनका एरिया था, ठीक, उसके उनके एरिया में कोई एंट्री नहीं मार सकता था, उस एरिया को हम ब्रिटिश प्रांत कहते थे। दूसरा हमारे पास देसी रियासत थी, जहाँ नरेश रहा करते थे, 14 15 20 गाँव होंगे हमारे पास, उनका एक रियासत बन गया, एक राजा बन गया हमारे पास, 2 चीज़ होगी। तीसरे नंबर पर चीफ कमिश्नरी प्रांत थे हमारे पास, तो 3 चीज़ होगी। तो पूरा भारत उस टाइम पर कितनी चीज़ों में बटा हुआ, 3 चीज़ों में। 1948 में संविधान सभा थी बनाई थी मैंने, 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत, जैसे मैंने कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान सभा बनाई थी, संविधान सभा जब हमने कैबिनेट मिशन के तहत बनाई, उस कैबिनेट मिशन के तहत तब धीरे धीरे 1948 में भारत के सामने जब संविधान बनाते वक्त ये समस्या आ खड़ी हुई कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे करने जाने, कितने राज्य होने चाहिए भारत के अंदर, कितने नए राज्य होने चाहिए, ये सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई। पहले नंबर पर 1948 में एक आयोग बनाया गया, 1948 में एक आयोग बना, उस आयोग का नाम हमारे पास था एस के धर आयोग। समझ बात, एस के धर आयोग 1948 में बना था, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित बात करता, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट से रिलेटेड बात करता हमारे पास। ये कौन सा आयोग, एस के धर आयोग। समझ में आई बात है। इसकी अध्यक्षता में एस के धर आयोग क्यों कह रहे, जो उस आयोग की अध्यक्षता करता होगा। आयोग क्यों बनाया जाएगा, किसी भी चीज़ को लेकर आयोग इसलिए बनाया जाएगा, सरकार उस मुद्दे को लेकर बहुत सीरियस है, सही बात है, उस टॉपिक को लेकर सरकार बहुत सीरियस है, इसलिए हमारे पास एक आयोग बना एस के धर आयोग हमारे पास। उसके बाद क्या हुआ, धर आयोग ने पता क्या कहा, यार तुम राज्यों का बंटवारा तो कर रहे हो, राज्यों का बंटवारा करते वक्त क्या तुम भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा करोगे, ये जनसंख्या के आधार पर राज्यों का बंटवारा करोगे, ये सबसे बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है हमारे पास। जो एस के धर आयोग था उसने साफ कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जा सकता, यानी अगर किसी भाषा की, किसी एरिया की अगर भाषा अलग होगी तो उन्हें तुम काट के एक अलग राज्य बना दोगे, एकदम नाइंसाफी होगी और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हालांकि बाद में बने भी हमारे यहाँ राज्य, समझ में आई बात। या ठीक, जो मैं कह रहा हूँ समझ रहे हो ना, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित बात सबसे पहली बार कौन सा आयोग बना, एस के धर आयोग।
कब बना? 1948 में। उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुमति दी, नहीं दी? स्वीकारा नहीं कि स्वीकारा नहीं, अस्वीकार कर दिया कि राज्य को अगर बनाना हो, एक राज्य का निर्माण करना हो तो केवल भाषा के आधार पर करना चाहिए? नहीं, मना कर दिया। ऐसे धरा आयोग ने मना कर दिया कि राज्य भाषा के आधार पर कोई राज्य नहीं बनाना चाहिए। बात समझ में आई है? पहली बात समझ में आई। उसने क्या रिकमेंडेशन दी वो पता लग चुका तुम्हें, मेन बात पता लग चुकी। राज्य की यहाँ राज्य बनाने की बात चल रही। अब हम धीरे धीरे हम आगे इसकी परदर पर खोलेंगे, याद भी करवाएंगे तुम्हारे। बात समय पहुंचता 1949 में। जैसे 1949 में समय पहुंचा ना, तो कांग्रेस की पार्टी थी हमारे पास। रूल कौन कर रहा था? रूलर पार्टी कौन थी हमारे पास? शासन कौन कर रहा था? कांग्रेस ही। तो 1949 में कांग्रेस द्वारा इस संदर्भ पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे पास वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इन्होंने मिलाकर बनाई एक कमेटी। उसका नाम जेवीपी कमेटी था। जेवीपी कमेटी, तो इसे शॉर्टकट में जेवीपी कमेटी कहते हैं। तो पहले नंबर पर राज्य तो पुनर्गठन, ये एक 4-5 का नाम दे देगा, क्रम पूछेगा, कर मैच से ऐसे सवाल पूछो, समझ में आई बात? या तो दूसरे नंबर पर हमारे पास एक जेवीपी कमेटी बनी। जब कुछ नहीं हुआ वहाँ तक, जब आज के धरा आयोग ने मना कर दिया, ठीक, कि भाषा के आधार पर आप राज्यों का गठन नहीं कर सकते, तो फिर इसके बाद एक जेवीपी कमेटी बनी। जेवीपी कमेटी के अंदर क्या हुआ? तो चाहे यार राज्यों का बंटवारा किस तरह करना होगा, राज्यों को बांटना, मतलब राज्य बनाया कैसे जाएगा? अगर भविष्य में कोई राज्य बनाने की जरूरत पड़ेगी तो उसका आधार क्या होगा, बेस क्या होगा, उसका कैसे बनाएंगे, हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे? क्या हम यूं ही काट देंगे इसकी जनसंख्या अलग है तो इतना से अलग कर राज्य बना दो, या उसकी कल्चर या संस्कृति देख कर काट देंगे राज्यों को हम? सही बात। उत्तराखंड का हमने निर्माण कैसे करा? सही बात है। भाषा, संस्कृति, सब चीज़ें देखनी पड़ेगी, जनसंख्या देखनी पड़ेगी, उबड़ खाबड़ क्षेत्र देखना पड़ा होगा, ऐसे तो बनाया। तो उसने सोचा कि भविष्य में अगर हम कल को कोई राज्य बनाना पड़ेगा, कोई रिकोनाइज स्टेट बनाना पड़ेगा, रिकोनाइज स्टेट का मतलब जानते हो ना, पूरा राज्य को पुनर्गठित करना पड़ेगा। सही बात है। दोबारा एक राज्य बनाना पड़ेगा काट के उसके अंदर, तो हम क्या देखेंगे, बेस क्या होगा, आधार क्या होगा उसका यार? समझ बात है। ये क्यों, कौन थी? दूसरे नंबर पर हमारे पास तो आया, हमारे पास जेवीपी कमेटी बनी 1949 में। 1949 के अंदर जेवीपी जब कमेटी बनी, उसके अंदर कौन कौन था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, इन तीनों ने कमेटी बनाई, समिति बनाई है। इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्य के गठन से इनकार कर दिया। तो याद रखना, दोनों ने भाषा के आधार पर राज्य के गठन से इनकार कर दिया। पहला वाला कौन सा आयोग था? कब बना था वो? तो उसके बाद कौन सी कमेटी बनी है? दोनों ने क्या कहा? भाषा के आधार पर राज्य गठन कर देना चाहिए, है? ठीक है। समझिए, तो भाषा के आधार पर राज्य बनाना चाहिए? नहीं। ठीक है। अभी बन चुका भारत में, देखो इसी समिति ने भाषा के आधार पर राज्य गठन से इनकार कर दिया। 26 जनवरी 1950 का टाइम आया। 26 जनवरी 1950 आने वाला हो रहा है। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी तो आने वाला हो रहा नहीं, 1950 का टाइम आया। संविधान लागू हो चुका। 4 प्रकार की इकाई गठित करी गई। 4 प्रकार की इकाई थी। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो पूरा भारत 4 क्षेत्र में बटा हुआ था, 4 श्रेणियों में बटा हुआ था पूरा भारत। नंबर 1, क नंबर की श्रेणी ब्रिटिश प्रांत, जहाँ ब्रिटिश प्रांत के अंदर एक हुआ करता था राज्यपाल जो शासन करता था, वहाँ पता लग चुका। दूसरा पता लग होना चाहिए, ये सवाल पूछा जाएगा तुमसे कि जब भारत आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद होने के बाद जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, पहले ऐसे धरा आयोग बना 1948 में। 1949 में जेवीपी कमेटी बनी। दोनों ने भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने से मना कर दिया, नहीं बनाना चाहिए भाषा, केवल किसी की भाषा अलग उसका एक राज्य बना दो तुम। न तो तुम गढ़वाली अलग हो तो गढ़वाली का एक राज्य बना दोगे काट कर, कुमाऊनी अलग कुमाऊनी का काट कर अलग राज्य बना दोगे। हमारी खड़ी बोली है, खड़ी बोली का काट के एक राज्य बना दोगे, बदतमीज हो तुम। मना कर दिया। ऐसे धरा आयोग हमारे पास, और दूसरा हमारे पास कौन था वो? जेवीपी कमेटी। दोनों ने मुंह मारा तमाचा। उसके बाद 26 जनवरी 1950 के टाइम पर हमारे पास राज्य की, सुन लो, 26 जनवरी 1950 के समय पर राज्य की कितनी श्रेणियां थी हमारे पास? 4 श्रेणियां। कौन नंबर की श्रेणी? ब्रिटिश प्रांत। जो ब्रिटिश प्रांत अंग्रेजी भारत, जहाँ अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, वहाँ डोमिनेट कौन कर रहा है? राज्यपाल। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पर देसी रियासत, वहाँ का राज्य प्रमुख हुआ करता था। अच्छा, एक और था हमारे पास छोटी देसी रियासत प्लस चीफ कमिश्नरी प्रांत। ये वो क्षेत्र है हमारे पास जहाँ कमिश्नर का शासन हुआ करता था। ये कमिश्नर का पद आदमी नहीं छोड़ना मना, ब्रिटिश मानसिकता। सही बात है। कमिश्नर कौन? वो दीपक रावत ने देखा तुम, कुमाऊं का कमिश्नर है वो, रेमजे कमिश्नर, वो वाला वही तो पता है वो। सही बात है, उससे ही तो पता चली आ रही हमारे पास। छोटी देसी रियासतें प्लस चीफ कमिश्नरी प्रांत। चौथे नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये बताओ, आज़ादी के जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ तो कितने प्रकार के हमारे पास पूरे भारत के अंदर राज्य पाए जाते थे? 4 प्रकार के। कौन कौन थे? पहले नंबर पर मैंने तुम बताते हैं अंग्रेजी भारत, दूसरे नंबर पर हमारे पास देसी रियासत प्लस चीफ कमिश्नरी प्रांत, और चौथे नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये 4 श्रेणियों में बटा हुआ था। समय आता अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बात है। समझ बात है। 1 अक्टूबर 1953 का समय आ चुका हमारे पास। 26 जनवरी 1950 गई, भारत का संविधान लागू हुए 3 साल हो चुके, एक बार चुनाव भी हो चुका। 1953 का समय आ चुका। आंध्र प्रदेश
भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना। भाषा के आधार पर बनना नहीं चाहिए था, बन चुका। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। बताओ। अब एक इंपॉर्टेंट थोड़ा सा संविधान की भी बात कर लेते हैं। सही बात है कि संविधान के अंदर कौन से अनुच्छेद के अंदर किस राज्य के पुनर्गठन से संबंधित जो बात कर रखी है वो कहाँ कर रखी है? अनुच्छेद 3 पढ़ो। अनुच्छेद 3 में पता क्या क्या रखा है? आर्टिकल 3 में क्या क्या रखा है? नए राज्य के गठन की प्रक्रिया का उल्लेख है कि नए राज्य के गठन की प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसेस क्या होगा, कैसे नया राज्य बनाया जाएगा, क्या चीज देखोगे तुम। तो इसका मतलब तुम अनुच्छेद 3 को पढ़ना पड़ेगा। अगर कल को मुझे उत्तराखंड बनाना, कौन सा खंड? उत्तराखंड। उत्तराखंड देहरादून हमारे पास वैसे ही काल्पनिक देहरादून हो गया, हमारे पास हरिद्वार हो गया, नैनीताल साइड में लगा, नैनीताल वाले बेकार है। सही बात है। ठीक, ये क्या था ना, देहरादून उधम सिंह नगर, प्लेन ये तो काट देता हूँ। देहरादून उधम सिंह नगर हरिद्वार उत्तराखंड बनाना, तो उत्तराखंड बनाने के लिए पहले मुझे अनुच्छेद 3 को पढ़ना पड़ा जाएगा। पढ़ो जाकर उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस दे रखा है। अच्छा ये चीज़ें दे रखी, इसे पढ़ो, अब बनेगा राज्य हमारे पास। सही बात है। कौन सा खंड बनाना मुझे? उत्तराखंड। पढ़ो। हालांकि संविधान में किसी भी अनुच्छेद में राज्य के गठन के आधारों का उल्लेख नहीं, किसी भी अनुच्छेद में, लेकिन प्रक्रिया समझा रखी पूरी की पूरी। सही बात। आधार नहीं है कहीं भी। दिसंबर 1900, यही तो समस्या खड़ी करेगा संविधान। सही बात। अगर तुम संविधान की खामियां लिखनी हो, खामियां लिखनी हो, राज्य के पुनर्गठन का आधार नहीं बताया तो क्या होगा कि राज्य के पुनर्गठन का आधार बेस तो हो कुछ, किस बेस पर बनाऊं सर? सही बात है भाई, तुम मुझे गलत ठहरा रहे हो, किस बेस पर ठहरा रहे हो? गलत आधार तो हो कुछ, आधार है नहीं। बस बक 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 करनी स्टार्ट। देखो दिसंबर का टाइम आएगा, जाट का टाइम आएगा हमारे पास। दिसंबर 1953 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे हमारे पास जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। एक और आयोग बना हमारे पास, तीनों का देखना। पहले नंबर पर हमारे पास एस के धरा आयोग बना, उसने भाषा के आधार पर जो राज्य को बनाने को साफ मना कर दिया। फिर जेवीपी कमेटी बनी, उसकी रिकमेंडेशन आई, उसकी सलाह दी उसने कहा भाषा के आधार पर राज्य बनाने। हालांकि 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर राज्य बन चुका आंध्र प्रदेश। क्या जाना है पूरी कहानी जानी हमारे पास। दिसंबर 1953 का टाइम आया हमारे पास, राज्य के पुनर्गठन तक हमारे पास एक आयोग बना हमारे पास। जस्टिस थे फजल अली फजली नहीं है, फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग बना, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसकी स्थापना की गई। के.एम. पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू 2 अन्य सदस्य थे। के.एम. पनिकर बहुत बड़े नाम हैं, संविधान सभा के अंदर बहुत बड़े नाम थे। के.एम. पनिकर और हमारे पास हृदयनाथ कुंजरू, इन दोनों इसके साथ थे हमारे पास। जस्टिस फजल अली आयोग बना। 3 मैंने तुम्हें एक कमेटी बताई, 2 आयोग बता दिए इस टाइम में तुम्हें। सही बात है। जस्टिस फजल अली आयोग कब बना? 1953 में। टाइम भी याद कर लो 9 बजे। पांडिचेरी, यनम, माहे, कराईकल और चंडीगढ़ जैसे प्रांत 1954 में फ्रांस से छीन ले गए, क्योंकि फ्रांस नहीं जाना चाह रहा था। सही बात। आजाद तो हो चुके थे हम, तो फ्रांस तक कब छीन गए? पांडी कौन थे प्रांत छीन गए? पांडिचेरी, यनम, माहे, कराईकल, चंद्रनगर। सही बात है। तो ये पूरे क्षेत्र थे जो फ्रांस से छीन लिए गए थे हमने। छीन लेते मतलब फ्रांस जाना नहीं चाह रहा था, आजाद भले ही हो चुके थे हम, छीन ले गए थे हमने। सितंबर 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी अनुशंसाएं दी। जो जस्टिस फजल अली आयोग बना था, जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता के अंदर उसने अपनी एक रिकमेंडेशन दी और उसने क्या कहा कि राज्य कैसे बनाओगे। बड़ी काम की रिकमेंडेशन है, आओ पढ़ लेते समझ लेते हैं। क्या कहा उसने कि कैसे बनाओगे राज्य। हमारे पास आयोग की क्या सिफारिश थी? आयोग की सिफारिश को लागू करने के हेतु 7वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान में अब तक 106 बार संशोधन हो चुका है। 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था ना, किया गया 1 नवंबर 1956 को। इन्हें लिखा हुआ ना, सिफारिशों को लागू करने के लिए 7वां संविधान संशोधन किया गया, जो कि 1 नवंबर 1956 को हुआ। ये डेट याद रखो न रखो। 7वां संविधान संशोधन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग जो बनाया गया था जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता के अंदर, उसने अपनी सलाह दी थी, उसे लागू करने के लिए बनाया गया था, मतलब लागू किया गया था। 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। कौन थे भाई तुम? देसी कौन थे? हम तो जी ब्रिटिश प्रांत थे। 4 श्रेणी बटी हुई थी, ब्रिटिश प्रांत थे। बेटा आज के बाद तुम ब्रिटिश प्रांत के राज्य प्रमुख कुछ नहीं रहोगे, तुम्हारा आज का पद समाप्त, तुम्हारा हो ले तुम्हारा बस अगले राज्य प्रमुख का पद। देसी रियासत का राज्य प्रमुख था वो, हटाओ सब, क्योंकि जस्टिस फजल अली ने लिख कर दिया अगर भारत की एकता अखंडता को क्षुण्ण बनाए रखना तो यही बात है, तो बहुत जरूरी होगा तुम ये राज्य प्रमुख का पद देसी रियासतों का पद खत्म करना हो, हटाओ। राज्यों की 4 श्रेणियों को समाप्त कर उनके स्थान पर 2 श्रेणियां राज्य और संस्थानिक प्रदेश पता लग चुका है। वहां तक संकल्पना चली आ रही है हमारे पास। जब जस्टिस फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिश दी थी, उसने कहा था, जस्टिस फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा था कि एक तो राज्य की जो 4 श्रेणियां इन्हें समाप्त कर दो, राज्य प्रमुख का कोई पद नहीं होना चाहिए। राज्य प्रमुख जैसे शब्द
लोकतंत्र की खुशबू नहीं आती, उस तो मोनार्की आती है। मोनार्की मतलब एक तंत्र या राजतंत्र की खुशबू आती है। और किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह की चीज़ें सही नहीं है, ऐसे नाम भी हटा देने चाहिए। समझ में आई बात है? तो बहुत अच्छी काम किया और चारों श्रेणी को समाप्त कर दिया गया। और हमारे पास श्रेणी राज्य की कितनी श्रेणी? 2, या तो केंद्र शासित प्रदेश होंगे या राज्य होंगे हमारे पास। बात समझ में आई है? कहाँ चली आ रही? एस के धर आयोग कब बना था? क्या कहा था उन्होंने? क्या कहा था उसने? फिर कौन सी कमेटी बनी? जेवीपी कमेटी ने क्या कहा? जेवीपी कमेटी में कौन कौन था? मैं तो आया था ही नहीं, मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? मैं तो आया था ही नहीं उसमें। पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम देख कर ले रहे हैं, उनका भाई था वो। अच्छा, उसके बाद कौन सा पट्टा? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? बस भूल गए। आंध्र प्रदेश कब बना? किसके आधार पर बनाया गया हो? यानी इसका मतलब है जेवीपी कमेटी जो बनाई गई थी और जो हमारे पास वो जो बना था एस के धर आयोग, झूठ नहीं बोलना उन्होंने, उनकी बात को कोई महत्व नहीं दिया, नकार दिया उनकी बात को। बेइज्जती होगी किसकी? ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? तुम बताओ, जस्टिस फजल अली आयोग कब बना? बन गया। उसकी रिपोर्ट कब आई? अरे आयोग बनेगा, जांच पड़ताल करेगा, उसकी रिपोर्ट कब आई? 55 में। मतलब पैर जो दिमाग है ना, बुद्धि, वो तड़ों में चली गई दिक्कत। बताओ। अच्छा, 4 श्रेणी समाप्त कर दिया हमने। हाँ, कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन। ये भूलना मत बिल्कुल भी। 7वां संविधान संशोधन, 7वें नंबर पर जो संविधान में संशोधन हुआ उसके तहत ये कहा गया आज के बाद राज्यों की कोई 4 श्रेणियां समाप्त कर दिया गया। भाड़ में जाओ तुम। समझ में आई बात? है उसके बाद बस 2 ही चीज़ होगी, जो राज्य होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होंगे हमारे पास, यूनियन टेरिटरीज होगी हमारे पास, और स्टेट हो गया हमारे पास। पूरे जो हमारे पास भारत था वो 2 भागों में बढ़ चुका। अच्छा, उसके बाद उस समय 14 राज्य और 6 संशासित प्रदेश थे। समझिए, यह बात 1955 की है। 14 राज्य बनाए गए और 6 संशासित प्रदेश बनाए गए। सही है? एस के धर आयोग याद है ना? जेवीपी कमेटी याद है ना? तो तुम्हें याद है ना राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? किसकी अध्यक्षता बना? उसके साथ साथ 2 व्यक्ति और कौन थे बताना? जस्टिस फजल अली आयोग में 2 व्यक्ति और कौन थे? इसे मेमोरी कहते हैं। के.एम. पनिकर और हृदय खराब कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। तो बताओ कितने? जस्टिस फजल अली आयोग ने जब अपनी रिकमेंडेशन दी, सलाह दी, तो टोटल कितने राज्य बने हमारे? 14 राज्य। अब देख लो, भारत उस टाइम को 1955 में 14 राज्य थे। आज कितने राज्य? 28 राज्य। अब कितने? डबल हो गया ना। अच्छा, तो जनसंख्या तो डबल हो लिया। संशासित प्रदेशों के अंदर जो काम करता था, प्रशासक काम करता था। प्रशासक, आज भी इसे प्रशासक ही बोल रहा। सही बात क्या? इसे उप गवर्नर बोल रहा। आज हम उप गवर्नर क्या बोलते हैं इसे यार? LG बोलते हैं। LG बोलते हैं। दिल्ली के अंदर जो काम कर रहे हैं, दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश है, LG बोलते हैं। ठीक। राष्ट्रपति द्वारा संशासित संचालित के माध्यम प्रशासक, संशासित प्रदेशों में जो प्रशासन चला जा रहा है, किसके माध्यम से चला जाता है? प्रशासक के माध्यम से। यह बात अनुच्छेद 240 में लिखी हुई। सही बात है, बात 240 में लिखी हुई, अनुच्छेद 240 के अंदर भी। अब 239 को पढ़ोगे ना तुम, जो LG है इसकी शक्तियाँ ले रखी। 239 में कई बार बदलाव होने की कोशिश करी सरकार ने, इस बार बहुत बदलाव करा। इनकी शक्तियाँ नहीं, जो मुख्यमंत्री की शक्तियाँ थी हमारे पास, जैसे दिल्ली के अंदर जो मुख्यमंत्री काम करते हैं, दिल्ली के अंदर हमारे पास मुख्यमंत्री काम करते हैं, तो उनकी शक्तियों को कमज़ोर करा गया। समझ बात है? क्योंकि इनके पास उस टाइम पर पावर थी, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल था जो दिल्ली का मुख्यमंत्री था, उसकी शक्तियों को कमज़ोर कर दिया गया। वहाँ LG की पावर को बढ़ा दिया गया था। अनुच्छेद 239 से रिलेटेड कई बार चर्चाओं में रहा हो। समझ में आई बात है? चलो, उसके बाद हमारे पास संशासित प्रदेशों में विधानमंडल, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद नहीं होती है। याद रखनी बात है। लेकिन दिल्ली को छोड़कर, दिल्ली में सब समझ बात है। संशासित प्रदेशों के अंदर क्या क्या नहीं होगी, उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं। विधानमंडल नहीं होने का, राज्यपाल नहीं होने का, और मंत्रिपरिषद नहीं होने की। तो फिर दिल्ली में क्या कर रही है? नहीं समझ में आया? 1960 में बॉम्बे का विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना की गई। बॉम्बे को बांट दिया गया। पहले बॉम्बे, गुजरात भी पहले बॉम्बे में ही आता था।
सही बात है। फिर 1960 में बनाया हो, उसको तोड़कर क्या क्या बना, महाराष्ट्र को और गुजरात को अलग कर दिया गया। 1961 में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन विजय, 1961 ऑपरेशन विजय पुर्तगाल के विरुद्ध गोवा दमन द्वीप को भारत में शामिल किया गया। गोवा वालों को कहा गया एक काम करो, गोवा वालों को इसे छोड़ दो और जिनको ले यहाँ से फटाफट से स्पीड भगा दिया गया ना पुर्तगालियों को यहाँ तक कि भागो, यहाँ पुर्तगालियों को भगा दिया गया यहाँ तक 1961 के बाद, क्योंकि गोवा 1961 में, फ्रांस 1954 में, मतलब भारत फ्रांस से आज़ाद हुआ कब 1954 में, और गोवा से कब आज़ाद हुआ 1961 में। गोवा जाओगे ना घूमने तो वहाँ सब चीज़ें देखने को मिलेगी तुम्हें। एक दिन तो जाओगे ही, एक दिन बिक जाएगा। वो दिखाता हूँ तुम्हें, इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें, जाओ देखो। 16 संविधान संशोधन था 1962 में, 239 से आ गया है, देखो 239 से नामक एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, यानी संविधान में संशोधन करा गया। इसमें क्या लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ 240 के अंदर, देखो ध्यान से समझो, इस चीज़ को पढ़ो क्या लिखा हुआ। 240 में लिखा हुआ, अरे इधर है लिखा, संघ शासित प्रदेशों के अंदर विधानमंडल नहीं हो सकता, सही बात या, राज्यपाल भी नहीं होने का और मंत्रिपरिषद भी नहीं होने की, फिर तो मुख्यमंत्री भी नहीं होने का, मंत्रिपरिषद नहीं होने की। तो फिर दिल्ली में क्या कर रहा है, दिल्ली में आया था नहीं, तुम संविधान में संशोधन कर दिया, और संविधान में संशोधन कर अनुच्छेद 239A में लिखा कि अब यहाँ किसी कहाँ का प्रावधान करा है, पांडुचेरी के लिए, और हमारे पास अरे कहाँ चला जा रहा, बीमारी होगी का तुझे यार, कौन सा अनुच्छेद था, जिंदगी ओ साली जिंदगी साल ले रही, कौन सा 16वें संविधान संशोधन के द्वारा 1962 के अंदर 239A नामक अनुच्छेद जोड़ दिया गया। संविधान के अंदर जोड़ा गया पांडुचेरी मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान करागा। पांडुचेरी के अंदर मंत्रिपरिषद होगी, हालांकि पांडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके अंदर मंत्रिपरिषद बनाई गई। इसका मतलब क्यों बनाई, वैसे तो 240 में लिखा हुआ नहीं हो सकती, लेकिन हम संविधान में संशोधन भी तो कर सकते। पार्लियामेंट के पास, संसद के पास इतनी ताकत तो है ही, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिला के इनके पास इतनी शक्ति तो है ही, संविधान में संशोधन कर देंगे, कर दिया। 239A जोड़ा, एक ए जोड़ा ना इसमें, पहले वो ए जोड़ा, पहले 239 था, 239A जोड़ा, अब तो 239AA जोड़ रखा है, समझ नहीं बात है, ठीक कर दिया गया। चलो 1966 में पेप्सू का विभाजन हुआ और पंजाब ईस्ट पटियाला और हरियाणा जैसे दो राज्यों तथा पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, पेप्सू का नाम है, समझ में आई बात या, हरियाणा बना और हिमाचल प्रदेश बना। संघ शासित प्रदेश स्थापित किया गया, तो ये संघ शासित प्रदेश था क्या, इसे इंपॉर्टेंट से छोड़ दो। 35वां संविधान संशोधन हुआ, 35वां संविधान संशोधन, ये कई बार पूछा जाएगा, हुआ 1975 में, जब राज्य बने ना सारे बताया जाना आज तुम्हें। 1975 में हुआ, इसे एसोसिएट स्टेट बोल रहे हमारे पास, एसोसिएट स्टेट, सहराज्य बोलते हैं इसे, सहराज्य। 1975 में बनाया गया हमारे पास, नामक एक नई श्रेणी स्थापित करी गई सहराज्य की, अनुच्छेद 2A। वाह, 1 2 बढ़िया, सेट बना सेट में देखो 7वां संविधान संशोधन जब हुआ, 4 श्रेणियाँ थी, समाप्त, समझ बात है, 2 श्रेणी रहेगी राज्य की, राज्य होगा, केंद्र शासित प्रदेश होगा, बाकी सब बाहर में जाए। फिर इस बारे में तुम्हें बताया जो है क्या इसमें कदम वाइज चल ही रहा। फिर तो पेप्सू का उसका विभाजन हो चुका है, पंजाब बना, हरियाणा बना, फिर टूट कर। पेपर में जो आता हूँ मैं ज़्यादा हाईलाइट करके चलूँगा, जैसे 35वें नंबर का संविधान संशोधन हमारे पास ये, और ये पांडुचेरी वाला मत भूलना बिल्कुल भी हो, सही बात यह 239A हमारे पास, हमने संविधान के अंदर संशोधन कर दिया, 16वें नंबर का संविधान संशोधन करा हमने। उसके बाद क्या हुआ, जब 16वें नंबर का संविधान संशोधन करा तो उसके बाद 239A यानी एक अनुच्छेद जोड़ दिया, ए जब बार जोड़ दिया, तो उसके बाद प्रावधान करा गया, प्रोविजन डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर, क्या ये डाला गया कि अब यहाँ पांडिचेरी के अंदर भी जो हो एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका भी मुख्यमंत्री होगा और वहाँ भी चुनाव होगा। संविधान में संशोधन कर दो बस, समझ में आई बात या। चलो 1966 के अंदर पेप्सू का विघटन होगा, पंजाब आया निकल कर, हरियाणा, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश निकल का है।
35वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाओ। एक हमारे पास ये हो एसोसिएट स्टेट, हमारे पास एसोसिएट स्टेट हमारे पास हो कि सहराज्य क्या हो। 1975 में राज्य की एक नई श्रेणी निकल गई है, सहराज्य। सही बात। एक तो हमारे पास था राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक नया राज्य शब्द आया निकल गया 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम पर। 35वां संविधान संशोधन करा उसने सहराज्य। और अनुच्छेद 2A के द्वारा सिक्किम को सहराज्य बनाया गया। सहराज्य से मतलब कोई एक क्षेत्र पहले दूसरा था, उसको भारत में शामिल कर लिया गया। जो सहराज्य की श्रेणी में वो खुद ही मिलना चाह रहे थे भारत में, वे चीन की नेपाल की साथ जाना नहीं चाह रहे थे, वे भारत में खुद ही मिलना चाह रहे थे, तो उससे सहराज्य का दर्जा दे दिया गया। पता लग चुका है सहराज्य की बात कहाँ हो रखी, एसोसिएट स्टेट की बात कहाँ हो रखी है हमारे पास। अनुच्छेद 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में करा गया था। समझ बात। अनुच्छेद 2A के अंदर सहराज्य की बात है। सिक्किम सहराज्य है हमारा। कौन सा राज्य? अब हम बात करते हैं 36वें नंबर पर। 36वां संविधान संशोधन हुआ, वो भी 1975 में हुआ। नुनिया की एक साल में एक ही संशोधन होगा, एक साल में कई सारे संशोधन हो सकते हैं। ये करा 36वां संविधान संशोधन, ये भी इंदिरा गांधी ने करा। 2A को समाप्त कर 371F नामक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया। पहले तो 2A था, अब उसे 2A को ही हटा दिया गया हमने, फिर एक नया अनुच्छेद जोड़ा संविधान के अंदर, 371F नाम का अनुच्छेद जोड़ा। और उसके बाद सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। अब तो टोटल 22 स्टेट हो चुके इंदिरा गांधी के टाइम तक आते आते। बात समझ में आई बात है? तो बताओ सहराज्य का दर्जा इस टाइम कौन से अनुच्छेद में? 371F में। 371F में जब भारत के अंदर सिक्किम को शामिल करा गया तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 35वां। कब हुआ था? 75 में हुआ था। कौन सी लौंडे ने करा था, क्या नाम था उसका? इंदिरा गांधी। ठीक, इंदिरा गांधी ने करा था। उसके बाद ये 36वां संविधान संशोधन ये भी 75 में आया। 75। ठीक। मोदी जी कितने साल के हो चुके? 75। लगभग 75 साल के। ज्यादा हो रहा है। उसके बाद 53वां संविधान संशोधन हुआ, वो 1985 में हुआ, वो राजीव गांधी की सरकार ने करा। मिजोरम 23वें नंबर का राज्य बना हमारे पास। यो इसी तरह 55वां संविधान संशोधन हुआ हमारे पास, अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बना। 56वां संविधान संशोधन हुआ, गोवा 25वां राज्य बना हमारे पास। हम यही नहीं रुके, बिल्कुल भी यही नहीं रुके हम ना। क्यों रुकते हम? 26वां संविधान संशोधन हुआ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड दोनों 2000 में बने, याद रखना। पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ बना, 9 नवंबर को 8 दिन के बाद हमारे पास उत्तराखंड बन रहा, और उसके बाद हमारे पास कुछ दिन और दे दो, 9 6 15 6 दिन बाद हमारे पास झारखंड बन जा रहा। तो पहले छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड, उत्तराखंड बीच में इन दोनों के, क्योंकि कभी कभी इनका भी पूछ लिया जाता है पेपर में कि कौन एक साथ बने। 26वां 27वां संविधान संशोधन तुम परीक्षा वाणी में भी पढ़ हो जाएगा। 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वां राज्य बना। 2014 को जब मोदी जी आ गए। सही बात है। 2019 में 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन कर संघ शासित प्रदेश बनाए जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे पास। 31 अक्टूबर 2019 को जब धारा 370 समाप्त कर दी गई, 2 संघ शासित प्रदेश और बने। आजकल एक क्षेत्र की बात चलती रहती है हमारे पास, एक हरियाली प्रदेश की बात चल रही है यूपी में बनाने की। वहाँ तो आंदोलनों की मांग बहुत तेज हो रही इस क्षेत्र। जहाँ नगीना धामपुर वाला इलाका नहीं, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इसे काटने की बात चल रही है पूरे एरिया में, कि यहाँ के लोग आंदोलन करते रहते हैं इस एरिया को अलग बनावा। समझ बात है? ठीक। जैसे बुंदेलखंड वाला इलाका हो, वहाँ से डिमांड उठती रहती है। हमारे पास महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र होगा, वहाँ से डिमांड आती रहती है कि यहाँ से काट के एक अलग क्षेत्र बनाया जा। समझ में आई बात है? तो देश के अलग अलग कोने से डिमांड मांग आती रहती है। हमारे यहाँ जैसे हमने यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं हमारे पास उत्तराखंड बनाया जा। समझ बात है? कोई नहीं कर रहा तो मैंने बनाया। मजाक कर रहा हूँ। 2019 में चुप हो जाओ। 2019 में दादरा एवं नागर हवेली और दमन दीव के माध्यम से दोनों का विलय कर लिया गया और 26 जनवरी 2020 को लागू हुआ। ये दादरा नागर हवेली और दमन दीव इन दोनों को मिला दिया गया हमारे पास, और 26 जून 2020 को ही लागू हो चुका हमारे पास। दादरा नागर हवेली को हमारे पास एक साथ मर्ज कर दिया गया। पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद आर्टिकल 239 डबल ए देखो आगे नहीं, डबल ए यानी एक बार और संशोधन हुआ, और इस पर बहुत तगड़ा विवाद चला। यूनियन टेरिटरी दिल्ली और उसके विधानमंडल की स्थापना करता है। ये 239 ए है। सही बात है? 239 ए के अंदर ही दिल्ली और उसके विधानमंडल की स्थापना करता है। 239 डबल ए में लिखी हुई बात है। दिल्ली वाला नहीं यार। नागरिक अधिकार पत्र आ गया हमारे पास। सिटीजन चार्टर क्या हो हमारे पास? तो सिटीजन चार्टर पढ़ूँ? ये पढ़ोगे सिटीजन चार्टर क्या हो? चलो इसे भी पढ़ लो जाते जाते, क्या ज़रा आसान है। ये मेंस का टॉपिक है।
ठीक है, प्री का टॉपिक ही नहीं। नागरिक अधिकार पत्र क्या हो हमारे पास, बहुत जरूरी हो। सिटीजन चार्टर आजकल तुम कहीं भी जाओगे ना हमारे पास, तो मान लो किसी सीएससी सेंटर में घुस गए, तो वहाँ एक पूरा का पूरा एक बोर्ड लगा रहेगा सामने, तुम उससे बात करने से पहले पता लग जाएगा यहाँ जाए ये सुविधाएं हैं। तुम किसी भी सरकारी और प्राइवेट संस्थान में चले जाओ, अगर वहाँ घुसने से पहले ही तुम्हें पता लग जा कि यहाँ का सिटीजन चार्टर ही हो, नागरिकों की अधिकारों के लिए हो सिटीजन चार्टर हमारे पास। समझ बात है, तो हम इसकी पूरी बात करते हैं, बहुत ज़रूरी हो। समझ बात है, इससे क्या है, एक तो करप्शन नहीं होता, दूसरा क्या है, व्यक्ति की समय की बचत होती है, तीसरा व्यक्ति के अधिकार बचे रहते हैं। सही बात है, तो कई फायदे सिटीजन चार्टर के। सही बात है, और जो संस्थान के अंदर पारदर्शिता आती है, और पारदर्शिता हमेशा भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास करती है। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन कम होगा हमारे पास। समझ में आई बात है, जब भी तो सुशासन की स्थापना होगी, गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल सेट होगा। समझ गए, ये हमारे पास सिटीजन चार्टर नागरिक अधिकार पत्र की जो अवधारणा सबसे पहली बार आई थी, कहीं आई, इंग्लैंड से शुरू हुई। इंग्लैंड से विश्व का पहला नागरिक अधिकार पत्र 1991 में इंग्लैंड में प्रधानमंत्री थे हमारे पास जॉर्ज मेजर के द्वारा निकाला गया था। है क्या हो, किसी भी संगठन के उद्देश्य, कार्य और कार्यप्रणाली से संबंधित अधिकारी तथा शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी देने वाला पत्र ही नागरिक अधिकार पत्र कहलाता है। देखो, किसी भी संगठन की बात हो हमारे पास हो, किसी भी संगठन के अंदर बहुत जरूरी हो हमारे, तुम मेरे पास आए, जैसे तुम मेरे पास आए तो मैंने यहाँ सब कुछ बोर्ड लगा रखा है, यूपीएससी, यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी, एसएससी, बैंकिंग, इन 10th 12th 11th बीएससी, एमए, बीएड सबका पोस्टर लगा रखा है। तुम पता लग गया ये मास्टर ये इन सब चीज़ों को पढ़ा हुआ। समझ में आई बात है। चल, तो एक प्रकार तो वो भी सिटीजन चार्टर का काम कर रहा है, और दूसरा मैंने ये बना रखा है, इस आसान भाषा में ऐसे चले जाओ, कहीं किसी रेस्टोरेंट में तुम खाना खाने गए होंगे, सही बात है, और वहाँ का जो मेन्यू उठाओगे जाकर, अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये मोमोज हमारे पास, ये चिली पटाटो होगा, ये फलाना होगा, ये सूप होगा, ये ढिमका होगा, ऐसे ऐसे करके पूरा का पूरा वो सिटीजन चार्टर का ही काम कर रहा है ऐसा करके। सही बात है। कुछ लोग इतने बड़े बदतमीज जो वहाँ जाकर उसे बेचारे वेटर को तंग करते रहे, उससे ही पूछते जाएंगे भाई पढ़े नहीं जाता है, तेरे को खुद पढ़ ले। किसी भी संगठन के उद्देश्य और कार्यप्रणाली से संबंधित अधिकारी शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी देने वाला पत्र नागरिक अधिकार पत्र कहलाता है। नागरिक अधिकार पत्र नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा रखने के लिए लाया गया था। पता लग चुका क्यों लाया गया था, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा रखने के लिए। हाँ जी, फीस में करने हैं कितने, इतने बताओ मुझे। सिटीजन चार्टर क्यों लगाया था, सिटीजन चार्टर क्यों लगाया था, सिटीजन चार्टर नागरिकों के अधिकारों, ये पेपर में पूछा जा सकता। तो फिर अगर तुम एक चीज हो रहा, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए एक उपाय है, अगर तुमसे भूल जाओ कि भ्रष्टाचार कैसे कम होगा, तो एक उपाय में डाल सको, एक पॉइंट है तुम्हारे लिए, नागरिक अधिकार पत्र सिटीजन चार्टर को लागू कर देना चाहिए। सही बात है, बहुत जरूरी। किसी भी संगठन के अंदर, कोई भी संगठन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो हमारे पास। अच्छा, इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर द्वारा इंग्लैंड में किए गए प्रशासनिक सुधारों को थैचरवाद और अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा रोनाल्ड रीगन द्वारा किए गए सुधारों को रिगनेमिक्स कहा जाता है। इसे छोड़ दो कि पूछने जानते हैं, इतना डीप नहीं जाने। बुचानन व मिशेल ने प्रशासनिक अहमवाद का सिद्धांत दिया था। ये उसमें काम आ जाएगा पॉलिटिकल साइंस में, नेट वाला एग्जाम में। 1994 में कॉमन कोज, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है भारत के अंदर। 1994 में कॉमन कोज नाम का एक एनजीओ था, ठीक है, एनजीओ गैर सरकारी संगठन, ये काम करते हैं भारत सरकार से अलग रह कर काम करते हैं, सरकारी नहीं होते, गैर सरकारी संगठन हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो हमारे पास। उसके बाद द्वारा भारत में नागरिक अधिकार पत्र की पहली बार मांग की गई थी 1994 में। आगे नकल आ रही, भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में लागू हुआ, 1994 में जाकर कल आई, किसी भी संगठन के पास उसका नागरिक अधिकार पत्र होना जरूरी हो। समझ में आई बात है। और वो भी एक एनजीओ डिमांड उठा रहा है, समझ में बात है, क्योंकि एनजीओ नहीं चलाओ जो पढ़े लिखे लोग, मैं खुद का एनजीओ चलाने की सोच रहा हूँ आजकल, बहुत जरूरी। सही बात है, मेरी जिस एनजीओ में मैं काम करता था वहाँ मेरी लड़ाई होगी सबके साथ, मैंने कहा मैं खुद अपना एनजीओ खड़ा कर दूंगा, इतने सारे स्टूडेंट हैं मेरे, काम करना पड़ता है उसमें, मदद थोड़े करनी पड़ती है। पढ़िए वगैरह क्या लिखा हुआ, 96 में दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों के सम्मेलन में, 1997 में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इस मांग को रखा गया। तो यहाँ दिल्ली का मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ, समझ बात या, और तो वहाँ इस मुख्य सचिवों का, तो वहाँ एक इसकी डिमांड उठाई गई
डिमांड रखी। दिल्ली भारत का पहला राज्य है जहां 2011 में नागरिक अधिकार पत्र के इसके संदर्भ में कानून बनाया गया। एक कानून बनाया गया कि प्रत्येक संगठनों को अपना एक नागरिक अधिकार पत्र। तो दिल्ली पहला राज्य है हमारा, दिल्ली पहला हमारे पास दिल्ली भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, तो राज्य की चरणी में डाल देंगे सर कि जहाँ 2011 के अंदर सबसे पहली बार नागरिक अधिकार पत्र क्या लागू करा गया, तो दिल्ली पहला हमारे पास। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है, 2010 में कानून बनाकर लोक सेवकों को उपलब्ध करवाने वाली गारंटी दी गई, तो गारंटी दे दी इसने। कानून यहाँ बना हमारे पास, नागरिक अधिकार पत्र के संदर्भ में सबसे पहला कानून बना। यहाँ देखो क्या लिखा, कानून बनाकर लोक सेवकों को उपलब्ध करवाने की गारंटी दी गई। दूसरे नंबर पर पंजाब, तीसरे नंबर पर राजस्थान, क्योंकि वो तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में जाना, सही बात है। राजस्थान पहला राज्य है जहाँ इस संदर्भ में जुर्माने का प्रावधान किया गया। तो जुर्माना कहीं नहीं लगाता था अगर कोई शिकायत मतलब जानकारी नहीं दे रहा किसी संगठन के बारे में, सही बात है। उसका नागरिक अधिकार पत्र नहीं है, सिटीजन चार्टर नहीं है। तुम यहाँ कहीं अगर यहाँ लागू ना हमारे पास तो सिटीजन चार्टर किसी राज्य में, तो वहाँ तुम किसी भी संगठन में जाओगे, बोला भाई सिटीजन चार्टर दिखाया यहाँ का क्या है, सही बात है। उस सिटीजन चार्टर को देख पता लगेगा संगठन में क्या क्या काम हो रहे, कार्य प्रणाली क्या है, कौन कौन काम कर रहे, कितने लोग काम कर रहे हैं। तो जरूरी भी तो हो, यही तो ट्रांसपेरेंसी हो, सही बात, यही तो पारदर्शिता हो, जब तो भ्रष्टाचार नहीं होता फिर। लेकिन ये सब चीज़ें कागजों को तुम क्या समझा दो। ये कौन सा पाल है हमारे पास, लोकपाल। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हम लोकपाल ले गए थे, इसे हम कल को पढ़ेंगे, समझ बात या। और लोकपाल जैसी संस्था को तमीज से पढ़ेंगे तो दोबारा फिर या देखेंगे कितना रहेगा हमारे पास, मजा आएगा सब पढ़ते वक्त। क्या क्या हुआ लोकपाल, काम क्यों नहीं कर रहा है भारत में अभी, अन्ना हजारे क्यों फेल हो गए बेचारे, उनका सपना क्यों कितना चूर हो चुका पूरा, क्या सोचा था अन्ना हजारे ने, और क्या हो रहा, ये सवाल आए हुए लोकपाल पर। खत्म होगा लिख लास्ट चैप्टर कर लूँ तो हम क्या स्टार्ट करो बताओ। अब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहोगे, या एमसीक्यू क्वेश्चन वो करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊँ, तुम बताओ क्या पढ़ना चाहोगे। अब तो सब खत्म हो चुका, इच्छा तुम्हारी कुछ भी। साइंस एंड उसके सवाल इतने आते नहीं, लेकिन उसमें फिर पढ़ा दूंगा, एक क्लास ले लेंगे उसकी, ऐसा करोगे। कोई बढ़िया सब्जेक्ट बताओ जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन लगाते ज़्यादा, हार्ड डिफिकल्ट। तुम बता दो कौन सा। इकोनॉमिक्स चलो, हाँ चलो इकोनॉमिक्स चलो, ये बात ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, इंडियन, दोनों एक सब्जेक्ट बताओ कौन सा बढ़िया, जो तुम्हें डिफिकल्ट लगता हो तो तुम्हारी खोपड़ी में नहीं बैठता बिल्कुल भी। इकोनॉमिक्स ही फिर याद रहा वो, तो बस इकोनॉमिक्स पढ़ा, करंट अफेयर पढ़ा देता हूँ जोड़कर। इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर ले लेते हैं कल, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और उसकी साथ स्टैटिक्स के साथ जोड़ कर पढ़ा दूंगा सारा। जैसे बैंकिंग समझा रहा हूँ तो बैंकिंग के सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए और करंट अफेयर पढ़ा दिया, करंट अफेयर के साथ ही जोड़ कर सारे समझा दूँगा। क्या, अरे यहाँ तो सब समझ में आएगा, तो टेंशन नहीं ले। या कुछ और बताओ, टेस्ट ऐसे होगा तुम्हारा, एक दिन छोड़ कर एक दिन हो जाएगा, 2 दिन छोड़ कर एक दिन होगा, शेड्यूल आज भेज दूंगा, ठीक है। ऐसा करके होगा, नोनिया की लगातार टेस्ट होगा, क्योंकि PY क्यों ज़्यादा करना, 2 दिन का टाइम तो लगेगा तुम्हारा, समझ नहीं बात। रुक जाओ, 50 क्वेश्चन